हेलो साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका रीड एंड थिंक पर। आज से हम क्लास 10th के मैथ को निचोड़ के पी जाएंगे एकदम बेसिक से। अगर आपने 9th में भी कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप चिंता ना कीजिए, क्योंकि अब आपके लिए रीड एंड थिंक पर आ चुका है विजय बैच, जिसमें आपको क्लास 10th की पूर्णतः तैयारी कराई जाएगी एग्जाम तक, और आपको टॉपर भी बनाया जाएगा। अगर आप क्लास 10th के मैथ को फोड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल सब्सक्राइब करना है बस। और इसी के साथ हम अपना मैथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है कौन सा? वास्तविक संख्या। क्लास 10th में हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। कौन सा? वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या को जानने से पहले आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। क्या क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कौन सा? संख्या पद्धति। इसमें भी आपको संख्या के ही बारे में बताया गया होगा। आप संख्या पद्धति को क्लास 9th में पढ़ चुके हो, लेकिन हमें 10th में क्या पढ़ना है? 10th में हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या को। अब वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम जानेंगे संख्या। संख्या होती क्या है? आखिर आपने सोचा है संख्या क्या है? संख्या क्या है आपको पता है? अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो संख्या। संख्या क्या होती है कि वह एक गणितीय इकाई। क्या संख्या क्या होती है? वह गणितीय इकाई। क्या कि वह गणितीय इकाई जिसका प्रयोग किसमें होता है? जिसका प्रयोग गिनने, इसके लिए गिनने, नापने के लिए किया जाता है। गिनने या नापने या किसी का नामकरण करने के लिए किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि संख्या क्या होती है। अब आप हमें बताएं संख्या के प्रकार। आपने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे संख्या पद्धति, उसे मैं रिवाइज करा देता हूं। तो सबसे पहले संख्या के प्रकार में आता है क्या? संख्या के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर। संख्या को हम क्या कहते हैं? संख्या को कहते हैं नंबर। संख्या के प्रकार में सबसे पहले आता है हमारा क्या? पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। या पूर्ण संख्या बताई जाए पहले, या क्या बताई जाए? प्राकृतिक संख्या। आप पहले प्राकृतिक संख्या को समझिए, आप फिर पूर्ण संख्या को अपने आप समझ जाएंगे। प्राकृतिक संख्या कौन सी? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक, प्राकृतिक से क्या नजर आता है आपको? कि जो हमारे नेचर में हो। नेचर में कैसे? जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो हम संख्याओं की गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? गिनने के लिए हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 और डॉट 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 तक चले जाता है। अब प्राकृतिक संख्या की अगर परिभाषा पूछे कोई तो हम क्या कहेंगे? कि वे संख्याएं जो किसके काम आती हैं? जो गिनने के काम आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कि वे संख्याएं जो हमारे गिनने के काम आती हैं। क्या कि वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बात आती है पूर्ण संख्या की। ये पूर्ण संख्या क्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या का ही अपर रूप बता दे। 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट। अब ये तो हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या कैसे बनाएंगे? क्या कर देंगे? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में किसको? शून्य को भी सम्मिलित कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है? हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। उम्मीद है आपको ये इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे किसकी? सम संख्या की। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता ही होंगी। अब हम बात करेंगे किसकी? सम संख्या की। सम संख्या कौन सी होती है? क्या कि सम संख्या, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं क्या? जिनका इकाई अंक। सम संख्या कौन सी होगी? जिनका क्या हो? इकाई अंक। क्या कि जिनका इकाई अंक कितना हो? 0 2 4 6 8 हो। अब देखिए
कैसे, जैसे हमने कोई संख्या लिख दी, बहुत बड़ी लिख दी। वैसे आपको ज्यादातर डेफिनेशन बताई गई होगी सम संख्या की। ये कहा गया होगा कि जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर मैंने आपको ये संख्या लिख दी, अगर मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी, तो क्या आप इसमें 2 का भाग दोगे? भाग पूरा दोगे। अगर लास्ट में पूरा चला जाता है तब आप बता पाओगे कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जिसका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो क्या होती है, वो सम संख्या होती है। अब देख लीजिए, इकाई अंक तो आपको पता ही होगा, ये होगा। अब देखिए, इकाई अंक इन 5 अक्षरों में से, अंकों में से कोई है? 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 है नहीं है, 6 है नहीं है, 8 है नहीं है। तो ये क्या हमारी सम संख्या है? नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी? विषम संख्या की। विषम संख्या में क्या होगा? विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या की उल्टी होती है विषम संख्या। इसमें क्या होगा? जिसका इकाई अंक क्या ना हो, 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक ना हो। क्या? इकाई अंक ना हो। क्या? जो इकाई अंक ना हो। अब देख लीजिए, अगर हम आपसे पूछे ये कैसी संख्या है, सम संख्या है विषम संख्या, तो आप देखोगे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई इकाई अंक है? नहीं है। है तो वो कौन सी हो जाएगी? सम हो जाएगी। और अगर नहीं है तो कैसी हो जाएगी? विषम हो जाएगी। उम्मीद है आपको सम और विषम भी समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या की, कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अब देखिए, भाज्य अभाज्य को हम एक साथ समझेंगे। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? क्या आपको पता है? पता है तो आप उदाहरण कमेंट में लिख सकते हो, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं अभी। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या में क्या होता है कि वे संख्याएं जिनके क्या हो, जिनके 3 या 3 से अधिक, क्या? कि वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। कैसे? अभाज्य गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक भाज्य अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे संख्या ले लीजिए आप, आपने ली है क्या? 28। अब इसके हम गुणनखंड देखेंगे, किससे 3 से ज्यादा हो। एक तो 1 होगा, 1 से भाग चला जाएगा, और किससे चला जाएगा? 2 से भी चला जाएगा, और 4 से चला जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं वो क्या? 3 आ गए, या 3 से ज्यादा भी होंगे, अभी वो आप देख लेना। तो ये कैसी होगी? ये भाज्य संख्या हो गई। अगर हम एक संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7 हमने संख्या ले ली। अब 7 के हम अगर गुणनखंड देखेंगे तो कौन कौन से आएंगे? 1 आएगा, इसका 1 से भाग चला जाएगा और 7 से भाग चला जाएगा। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? ये इसके केवल 2 आए हैं, अगर 3 आते तो ये कैसी हो जाती? भाज्य संख्या हो जाती। लेकिन इसके गुणनखंड कितने आए हैं? 2 आए हैं। तो ये कैसी संख्या हो गई? तो ये हो गई है कैसी? भाज्य संख्या। तो 7 कैसी? हमारी अभाज्य संख्या है। आपको मैं बता दूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? 25 होती हैं। उनकी गिनती कितनी होती है? 25 होती है। अब आपको पूर्ण, प्राकृतिक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आप इनका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे प्राकृतिक को, तो हम जान ही चुके हैं। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या को। किसे? परिमेय संख्या को। क्या होती है परिमेय संख्या? परिमेय और अपरिमेय को जानेंगे एक साथ। परिमेय संख्या और इधर लिख लेंगे हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या में किस रूप में लिखा जाता है? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और क्या होना चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बस आपको इतना ही याद रखना है। यही है हमारी परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होगी? इस रूप में नहीं लिखी जा सकती। किस रूप में? और अपरिमेय संख्या इस रूप में नहीं लिखी जा सकती। जैसे अब हम उदाहरण लेते हैं कि परिमेय संख्या अगर हम लिखते हैं क्या? 1/2। यहाँ पे 1 हमारा क्या है? P, और 2 क्या है हमारा? Q।
अब यहाँ पर हमें शर्त दी गई है q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा q बराबर क्या है, q बराबर हमारा 2 है। क्या कि q बराबर हमारा 2 है, इसलिए ये हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। अगर हम यहीं पे लिखें 1/0, ये लिख दिया। अब हम देखते हैं क्या, अब हम ये हो गई P और ये हो गई Q, लेकिन यहाँ पर क्या है, Q बराबर 0 है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या शर्त दी गई है परिमेय के लिए कि P बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर P बराबर 0, Q बराबर 0 है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उम्मीद है आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आ चुकी होंगी। अब आपको बताना है, अब देखिए जितनी भी अंडर रूट में संख्याएं आती हैं, मतलब जिनका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल ना हो, जैसे अगर हम लिखते हैं 5, क्या ये 5 पूर्ण वर्गमूल है, नहीं है, तो ये क्या है हमारा, जितनी अंडर रूट के अंदर आती हैं संख्याएं वो सभी क्या होंगी, वो सभी आएंगी अपरिमेय संख्या के अंदर। लेकिन जितनी भी अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्याएं आती हैं जिनका वर्गमूल क्या है, पूर्ण है, जैसे 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने ले लिया 225, तो ये हमारी कैसी आए होंगी, दोनों संख्याएं ये हमारी कैसी होंगी, ये हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। अब आप परिमेय और अपरिमेय संख्या में अच्छे से अंतर जान चुके होंगे। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या की। जी हाँ, जो हमारे चैप्टर का नाम है क्या है, वास्तविक संख्या। अब हम जानेंगे वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या को जानने से पहले आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्या कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है? इसका जवाब जानने के लिए आपको हमारे कल का लेक्चर अवश्य देखना, उसका जवाब हम आपको अगले लेक्चर में देंगे और अवश्य ही देंगे। उम्मीद है आपको शायद पता भी ना हो, अगर पता हो तो आप कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। अब हम जानेंगे वास्तविक संख्या को। किसे वास्तविक संख्या क्या होती है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दीजिए। अब हम जानेंगे किसको, वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या अभी हमने जाना था परिमेय और अपरिमेय में अंतर, क्या होता है परिमेय और क्या होते हैं अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, अपरिमेय परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जी हाँ, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और आपको एक बात जान, और इसमें मजा आएगा कि इसी के अंदर हमारी कौन सी संख्याएं आती हैं, पूर्णांक आती हैं, भिन्न आती हैं। अर्थात परिमेय के अंदर जितनी भी संख्याओं के प्रकार हैं सभी आ जाते हैं, और पूर्णांक के अंदर भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, जितनी भी अभी हमने जानी थी वो सभी किसके अंदर आ जाती हैं, पूर्णांक के अंदर आ जाती हैं। अब ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि क्या सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आप क्या कहोगे, हाँ। क्यों? क्योंकि परिमेय जितनी संख्याएं होंगी वो भिन्न तो नहीं होंगी, क्योंकि क्या है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये पापा हैं और ये बेटा है। तो आप कहें कि जो काम पिताजी को आता है, क्या कि जो काम पिताजी को आता है वो बेटे को आता होगा, नहीं, लेकिन जो कार्य बेटे को आता होगा वो पिताजी को अवश्य आता होगा। क्या कि जो कार्य बेटे को आता होगा वो पिताजी को वो कार्य अवश्य आता होगा। इसलिए क्या कहेंगे कि क्या बेटा भिन्न, क्या सभी बेटे पिता होते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि जो कार्य पिताजी को आता होगा वो बेटे को नहीं आता होगा, लेकिन जो बेटे को आता होगा वो पिताजी को अवश्य आता होगा। इसी से आप रिलेट कर लीजिए कि क्या सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या सभी भिन्न संख्याएं
परमेय संख्याएं होती हैं तो क्या जितनी भी भिन्न संख्या होंगी वो परमेय संख्याएं तो होगी, लेकिन जितनी भी परमेय होंगी वो सभी भिन्न होंगी? जी नहीं। क्यों? अब इसका कल हम बताएंगे इनमें अंतर क्या होता है परमेय संख्या में और भिन्न में, इसलिए आप कल वाला लेक्चर अवश्य देखें। और पूर्णांक के अंदर हमने आपको बताया सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य सभी संख्याएं आ जाती हैं। अगर आपको सहभाज्य संख्याएं पता हो तो उन्हें कमेंट में बताना कि सहभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। आपके लिए ये 2 सवाल हैं जिन्हें आपको अवश्य बताना है और इन दोनों का जवाब आपको अगले लेक्चर में अवश्य मिलेगा। उम्मीद है आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। कल वाले लेक्चर में हम जानेंगे कि आप परमेय और भिन्न में अंतर और सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। उम्मीद है आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।